है एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्नी सॉल्वर। अगर आपने पिछला वीडियो देखा था जिसमें हमने CRUD ऑपरेशंस बनाए थे एक इन मेमोरी डेटाबेस पर, अगर आपको याद हो तो बेसिकली हमने हमारा जो रेस्टोरेंट सर्विस था तो इसके अंदर हमने एक रेस्टोरेंट की स्टैटिक लिस्ट हम लोग मेंटेन कर रहे थे, जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर वगैरह कर रहे थे और वहीं से अपना डेटा रीड भी कर रहे थे, राइट। तो आज हम अपने इस प्रोजेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे स्प्रिंग बूट अब प्रोजेक्ट के अंदर आप माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि क्यों माई एसक्यूएल ही क्यों, राइट। इसका बहुत ही सिंपल सा साधारण सा आंसर है, क्योंकि जो भी इन मेमोरी डेटाबेस होते हैं लाइक एच टू वगैरह, या फिर जो हम लोग एक स्टैटिक लिस्ट मेंटेन कर रहे थे इस केस में, वो सब नॉन परसिस्टेंट होते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाई नॉन परसिस्टेंट? आप लोग ने ध्यान दिया होगा जितनी बार भी हम लोग अपना सर्वर रीस्टार्ट कर रहे थे या रिलोड कर रहे थे, तो हमारे लिस्ट में जो भी डेटा है, फिर जितने भी रेस्टोरेंट्स थे एडेड, वो सारे गायब हो जा रहे थे, सारा डेटा वाइप आउट हो जा रहा था। इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट। मतलब कि अगर आपका सर्वर रीस्टार्ट होता है या फिर रिलोड होता है तो आपका डेटा गायब हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए क्या चाहिए कि अगर आप अपना एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप नहीं चाहोगे ना कि आपका डेटा गायब हो जाए, राइट। तो आपको चाहिए एक परसिस्टेंट स्टोरेज, जहाँ पे सर्वर बंद हो जाए, सर्वर चल नहीं रहा है, फिर भी आपका जो डेटा है यूज़र का वो सेव रहना चाहिए, ताकि जब भी सर्वर वापस ऑनलाइन आए वो डेटा वापस वहीं से रीड कर सके जहाँ पे डेटा लास्ट छोड़ा गया था। करेक्ट है। तो इसीलिए हमें एक परसिस्टेंट डीबी की ज़रूरत है और हम लोग माई एसक्यूएल के साथ जा रहे हैं। सो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में आपको एक परसिस्टेंट डेटाबेस चाहिए होता है, और माई एसक्यूएल एक वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स रिलायबल आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ना व्हाट आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर नॉन रिलेशनल, उसमें मैं नहीं जाऊँगा डेप्थ के अंदर, क्योंकि वो हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के स्कोप के बाहर है। बट मे बी जब आगे हम डेटाबेस पढ़ेंगे और मे बी डेप्थ में, तो हम लोग उसके बारे में सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ चाहिए हम लोग को बेसिकली, कि माई एसक्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए आपके सर्वर, आपके लैपटॉप या फिर आपके डिवाइस के ऊपर, और माई एसक्यूएल वर्कबेंच या फिर टर्मिनल से आप किसी भी तरीके का ऑपरेशन कर पाओ अपने उस डीबी के अंदर, ठीक है। तो आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो माई एसक्यूएल कम्युनिटी से जाके, या फिर आप जैम्प सर्वर यूज़ कर सकते हो, राइट। जैम्प क्या होता है? जैम्प एक ओपन सोर्स टूल है जो आपको अलाउ करता है माई एसक्यूएल सर्वर वगैरह या फिर अपाचे सर्वर वगैरह रन करने के लिए आपके मशीन के ऊपर। तो आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपली आप गूगल में जाके चेक कर सकते हो, जैम डाउनलोड, आप डाउनलोड करके रन कर सकते हो, राइट। और इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा मे बी आगे, कि कैसे जैम वगैरह कन्फिगर करते हैं अपने सर्विस के अपने डिवाइस के ऊपर। या फिर आप अगर इतना झमेला नहीं चाहते हो तो आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो, दैट विल बी ईजियर फॉर यू मे बी इन द बिगिनिंग, ठीक है। ओके, सो वंस यू हैव इंस्टॉल्ड योर माई एसक्यूएल, सो आप या तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि आप डेटाबेस के साथ इनमें एक जीयूआई इंटरफेस के साथ आप इंटरेक्ट कर सको, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। और अगर आप जैम करते हो, जैम से भी आपको जीयूआई का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलता है जैम के थ्रू। पीएचपी माई एडमिन का जो कंट्रोल पैनल है वो दिखता है आपको, और यहाँ पे आपको सारे डेटाबेसेस दिखते हैं। आप डेटाबेसेस पहले टैब पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन दिखेगा। ये सारे जो ऑलरेडी डेटाबेस है जो मैंने हाइड कर दी, ये मैंने अपने डेटाबेस बनाए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग एक नया डेटाबेस पहले बना देंगे, ठीक है। तो इसका नाम रख लेते हैं YT ट्यूटोरियल, ठीक है। और इस नाम से हम एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड दिस नेम, बिकॉज ये नाम आपको यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट जब आप कन्फिगर करोगे अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को इस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब तक ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है तब तक हम अपने जब जो स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ हम लोग को डिपेंडेंसी वगैरह डालनी पड़ेगी, तो वो डिपेंडेंसी हम लोग डाल लेते हैं, और हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। परफेक्ट। तो इसके अंदर भी कोई टेबल नहीं है, और टेबल हम लोग खुद से बनाएंगे भी नहीं। हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन जैसे हम रन करेंगे वैसे टेबल खुद ब खुद बन जाए, और वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो सबसे पहले चलते हैं हमारे pom.xml में। ओके, सो ये हमारा pom.xml, और इसके अंदर हमने अभी कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं डाल रखी है सिवाय स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब के, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ डिपेंडेंसी डालेंगे, जैसे कि माई एसक्यूएल कनेक्टर, जिससे हम अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन के साथ। तो हम लोग जाते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर में, और यहाँ पे एक सिंपल सा मेवन प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हैं, और डिपेंडेंसी में जाकर चेक करते हैं माई एसक्यूएल। तो ये मिला माई एसक्यूएल ड्राइवर, ये हमने ऐड कर लिया। और हमें चाहिए रहेगा JPA, स्प्रिंग डेटा JPA।
ये दोनों चीज़ें क्या है, हम अगर यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो हमें इसका डिपेंडेंसी दिख जाएगा, डिपेंडेंसी ट्री बेसिकली। तो ये रहा डेटा जेपीए का डिपेंडेंसी और ये रहा माई एसक्यूएल कनेक्टर का डिपेंडेंसी। तो ये जो माई एसक्यूएल कनेक्टर है, इससे हमारा एप्लीकेशन माई एसक्यूएल डीबी के साथ कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। और ये जो डेटा जेपीए है, ये हम लोग यूज़ करेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए या फिर डीबी ऑपरेशंस के लिए। बेसिकली जो करंट ऑपरेशन हम लोग कर रहे थे अभी, ऐड, अपडेट, डिलीट, रीड वगैरह, तो वो हमें हेल्प करेगा डेटा जेपीए उसके लिए, ठीक है। और स्कीमा वगैरह डायरेक्टली टेबल के अंदर बनाने के लिए। तो हम लोग बस एक स्कीमा डिफाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एक एंटिटी क्लास डिफाइन करेंगे और वो एंटिटी क्लास जैसे हम लोग रन करेंगे अपना एप्लीकेशन, उस एंटिटी क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेबल हमारे डीबी में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों डिपेंडेंसी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड विल पुट इट देयर इन आवर pom.xml फाइल। फाइन आप कहीं भी पुट कर सकते हो, मैं स्प्रिंग वेब के नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन फॉर्मेट दिस, फाइन। और ऐसे आप सेव कर लो, सेव करते ही स्प्रिंग इसको लोड कर लेगा और जो भी जार फाइल्स उसको डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। नाउ वंस दिस इज डन, नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू ऐड सम प्रॉपर्टीज फाइल। नाउ प्रॉपर्टीज फाइल मतलब क्या होगा कि मतलब बेसिकली आपको एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा ना कि आपका डीबी का यूआरएल क्या है, आपके डीबी का यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो उसे बताना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग अपने जो हम लोग एप्लीकेशन का जो प्रॉपर्टीज़ फाइल है वहाँ पे चले जाएंगे, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे हम लोग कन्फिगर करेंगे वो सारी डिटेल्स को जो कि हमारे एप्लीकेशन में थ्रू आउट यूज़ होंगी। जैसे कि स्प्रिंग डेटा सोर्स का जो यूआरएल होगा, बेसिकली हमारा जो डेटाबेस होगा बेसिकली, तो उसका हमें यूआरएल देना पड़ेगा कि कहाँ से डेटाबेस को कनेक्ट करना है, करेक्ट। तो वो देंगे हम लोग, तो डेट विल बी JDBC, तो इट विल बी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड हमारा डीबी है माई एसक्यूएल टाइप, ओके। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन डबल स्लैश, देन इट इज़ लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर 3306, हमारा डीबी 3306 पे रन कर रहा था अगर आप देखोगे phpMyAdmin पे जाके। एंड हमारे डीबी का नाम था YT_tutorial, ओके फाइन। नेक्स्ट इज स्प्रिंग डेटा सोर्स यूज़र नेम, जो कि आपने अपना डीबी सेटअप करते हुए अपना यूज़र का नेम डाला होगा, तो वो यूज़र नेम डालना पड़ेगा। तो डेटाबेस डेटा सोर्स यूज़र नेम, आप यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं डालते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता, पर अगर आपने चेंज किया हो तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। एंड देन स्प्रिंग डेटा सोर्स पासवर्ड, अगर आपने कुछ पासवर्ड सेट किया है तो आप पासवर्ड डाल सकते हो, नहीं सेट किया है उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। बेहतर होगा कि अपने पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह आप एनवायरनमेंट वेरिएबल से लो, ना कि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज फाइल से, ठीक है। ओके, यहाँ पे आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, डेटा सोर्स फाइन। और हम लोग इसमें JPA से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज डालेंगे, जैसे कि स्प्रिंग JPA हाइबरनेट DDL ऑटो को हम लोग अपडेट सेट करेंगे, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही अपना एप्लीकेशन रन करे हमारे पास जितने भी एंटिटी क्लासेस हैं उनका टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, राइट। तो उसके लिए करेंगे। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें SQL दिखाई दे, जो कि SQL हाइबरनेट फायर करेगा, तो हमें वो SQL की जो स्क्रिप्ट है वो दिखाई दे, तो हम इसको कर देंगे सो SQL ट्रू, और हमें हाइबरनेट का डायलेक्ट सेट करना पड़ेगा। इन माई केस इट इज माई SQL 8 डायलेक्ट, ठीक है, परफेक्ट है। इसको हम लोग सेव कर लेंगे। वी नीड टू क्रिएट सम एंटिटी क्लासेस, राइट। जैसे हमने मॉडल्स बनाए थे ना, इफ़ यू सी दिस मॉडल्स, सो वी हैड दिस रेस्टोरेंट मॉडल, राइट। सो ये DTO क्लास है। ऐसा ही हमें एक एंटिटी क्लास बनाना पड़ेगा जिससे JPA को पता लगेगा कि ये एक एंटिटी है, राइट। और इसका उसको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा वहाँ पे जाके। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसी क्लास को हम लोग एंटिटी बना सकते हैं। यहाँ पर हमें ऊपर में एक एनोटेशन देना पड़ेगा कि ये है एंटिटी, ठीक है। जैसे हमने बताया कि ये एंटिटी है, JPA इसी नाम से एक टेबल बना देगा। अगर आप चाहते हो कि इसका नाम अलग हो टेबल का, तो यहाँ पे आप एक टेबल एनोटेशन दे सकते हो और इसके अंदर आप टेबल का जो नाम है वो दे सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो बोल सकते हो माई रेस्टोरेंट और मे बी YT रेस्टोरेंट, ठीक है। तो अब जो JPA है वो इस नाम से टेबल बनाएगा। अगर आप टेबल एनोटेशन नहीं देते तो वो इसी नाम से, जो क्लास का नाम है वही नाम यूज़ करके उसको बना देता है, राइट। ओके, नाउ जो ये फील्ड्स है उसको बताना पड़ेगा कि ये कॉलम्स है, राइट। तो उसके लिए एनोटेशन है @column,
ठीक है। और एक आईडी कॉलम होनी चाहिए। इससे जो आईडी वाली कॉलम होती है उसको हम लोग कॉलम एनोटेशन से एनोटेट नहीं करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ये आईडी है। बेसिकली आईडी क्या है, बेसिकली प्राइमरी की रहेगी इस टेबल की, ठीक है। आई डोंट नो ये इंपोर्ट वहाँ क्यों नहीं कर रहा है, लेट मी जस्ट सी दिस। ठीक है। और बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग दे देंगे कॉलम एनोटेशन। सेम इस यहाँ पे भी वही रूल है कि अगर आप सिर्फ कॉलम एनोटेशन देते हो तो जो फील्ड का नाम है उसी नाम से कॉलम के नेम्स बनेंगे हमारे टेबल के अंदर। बट अगर आप चाहते हो कि उसका नाम दूसरा हो तो इसके अंदर आप एक नेम वेरिएबल डाल सकते हो और यहाँ पे उसका नेम डिफाइन कर सकते हो कि ये जो नेम यहाँ पे भले इसका नाम नेम है, वहाँ पे शायद उसको आप रख सकते हो, आप शायद फुल नेम रखना चाहते हो या फिर रेस्टोरेंट नेम रखना चाहते हो, राइट। तो वो आप कर सकते हो यहाँ से। फिलहाल हम उतना छोड़ देते हैं और ये इसको कर लेते हैं सेव। अब हमारा एंटिटी रेडी है और जैसे ही हम अपना एप्लीकेशन रन करेंगे हमें हमारे डीबी के अंदर दिखना चाहिए ये टेबल। फिलहाल हमारा डीबी खाली है, कोई टेबल नहीं है इसके अंदर, राइट। देखिए हमने डेटाबेस YT_tutorial सेलेक्ट कर रखा है, उसके अंदर कोई टेबल नहीं, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। तो अभी हम लोग करते हैं रन अपने एप्लीकेशन को और चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो स्प्रिंग बूट डेमो विल रन इट, लेट्स सी। अब देखो डेटाबेस जैसे रन हुआ वैसे उसने बता दिया कि डेटा सोर्स JDBC वर्ल्ड लग गया है, राइट। और इसने जो है हाइबरनेट ने क्वेरी चला दी है, क्रिएट टेबल की क्वेरी, YT_restaurant, आईडी बना दी है इसने, एड्रेस बना दिया है और नेम, ये 3 कॉलम बना दिया है। और आईडी को एज अ प्राइमरी की सेट कर दिया बिकॉज हमने आईडी के ऊपर @ID एनोटेशन लगाया था, ठीक है। मस्त। अब हम लोग जाते हैं अपने PHP में एडमिन पैनल में और एक बार फिर से डेटाबेस सेलेक्ट करके रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट है, हमारा YT_restaurant बन चुका है, बट इसके अंदर कोई डेटा नहीं है फिलहाल, राइट। बट या हमने अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया है। तो अब करना कुछ नहीं है बेसिकली, यहाँ पे जो हम लोग इसको मैं एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ। रेस्टोरेंट सर्विस में हम जो ये लिस्ट मेंटेन कर रहे थे डेटाबेस के लिए, अब इसको नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रेपोजिटरी। तो इसके आगे की जो बात है, जो रेपोजिटरी वगैरह कैसे बनाएंगे, फिर डेटाबेस के साथ CRUD ऑपरेशंस कैसे करेंगे, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बस यहीं रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। सो गाइस, आज हमने सीखा कैसे अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को MySQL डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं। अगला वीडियो होगा और भी इंटरेस्टिंग, जिससे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली में CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे डीबी के अंदर, कैसे आप JPA का यूज़ करके रेपोजिटरी वगैरह बना सकते हो और कुछ प्री डिफाइंड मेथड JPA हम लोग को प्रोवाइड करता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो कॉग्निसॉल्वर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।